नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता और आप सभी का अभिनंदन करती हूं आपके इस खास कार्यक्रम सरल उपाय में। आज बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र की। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र का भी विकास हुआ होगा। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने अन्य विषयों, गणित, विज्ञान आदि का प्रयोग शुरू किया। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र का भी उद्भव हुआ होगा। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष सदियों से हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। So now let's welcome Amit sir to know more about astrology today. Amit जी, welcome to our show. नमस्कार। Thank you. अमित जी, जब हम बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में तो दर्शकों हम सभी जानते हैं कि आप जो हमें क्वेश्चंस भेजते हैं वही सारे क्वेश्चंस हम अपनी वेबसाइट से लेते हैं, आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करते हैं। अमित सर, उनमें से सबसे पहला सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ज्योतिष एक संपूर्ण विज्ञान है? डेफिनेटली ये एक गणितीय विज्ञान है। इसमें गणित और विज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन है। गणित गणनाओं पर, कैलकुलेशंस पर चलता है और विज्ञान कॉज और इफेक्ट यानी कि कारण और परिणाम पर चलता है। इसको इस तरह से समझें जैसे कि हमने कोई गणना की कि महीने में, अप्रैल के महीने में 15 तारीख को सूर्य उच्च राशि में यानी कि मेष राशि 1 नंबर में चला जाएगा। तो आज हमने ये गणना गणित के आधार पे की। अब इसमें विज्ञान का काम यह है कि वो जब 15 अप्रैल को उच्च राशि में जाएगा तो उसके बाद क्या क्या होगा, क्या असर देगा। गर्मी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि उसका तेज सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद वो रोहिणी नक्षत्र में जाएगा, तब क्या होगा। तो कब जाएगा ये गणित के आधार पर पता किया, और रोहिणी नक्षत्र में जाने के बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, समुद्र से भाप बनेगी, उस भाप से जो है बाद में बारिश होगी। तो ये कॉज और इफेक्ट वाला पार्ट है। कब होगा, ये गणित वाला पार्ट है। तो इस तरह से ये गणित और विज्ञान दोनों ही हैं। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला गणित, मतलब कि कैलकुलेशंस करना कि क्या होगा, कब होगा। उसके बाद उसका फलित यानी कि जब चंद्रमा इस राशि में आएगा, सूर्य उस राशि में जाएगा, तब होगा क्या, ठीक है। और उसका उपाय, थर्ड स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज उपाय, कि जब ऐसा होगा तो क्या उपाय करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा एक विज्ञान 3 पार्ट्स में, 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। अमित सर, जब आप बात कर रहे हैं उपायों के बारे में, आपने यहाँ पे बताया कि एस्ट्रोलॉजी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और थर्ड पार्ट जो आपने बताया सबसे इम्पोर्टेंट है उपाय। उपाय आखिरकार हैं क्या? क्योंकि जब हम कहीं पर कुछ भी सुनते हैं हमें लगता है भाई ये उपाय है। बहुत साधारण सी बात है। रात को अंधेरा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं। ये उपाय किया आपने देखने के लिए, ठीक है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे अभी गर्मी लग रही है, गर्मी पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए? एसी ऑन करते हैं। एसी, कूलर, पंखे का सहारा लेते हैं। ये क्या है? ये उपाय है। जब किसी को बुखार आ जाता है, उसके शरीर का, बॉडी का केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, तब हम उसे एंटीबायोटिक देते हैं और उस बढ़े हुए केमिकल को कम करते हैं और जो तत्व कम है उसको बढ़ाते हैं। तो ये हमने क्या किया? ये भी उपाय किया ना। तो बस इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में सही इफेक्ट देने वाले ग्रहों से फायदा लेना और बुरे इफेक्ट देने वाले ग्रहों के इफेक्ट से बचना, इसे उपाय कहते हैं। हम जानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है और साथ ही साथ लाल किताब के उपाय होते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो लाल किताब कोई अलग से नहीं है जी। लाल किताब दुनिया के किसी और कोने से नहीं आई है, ठीक है। वो भी पराशर का ही एक पार्ट है। पराशर की जो व्याख्या है वो बहुत वास्ट है। उसका एक छोटा सा पार्ट है काल पुरुष लग्न की थ्योरी। उसी थ्योरी पर बेस्ड जो है वो लाल किताब है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी बुक में 50 सब्जेक्ट्स हैं या 50 टॉपिक्स हैं एंड लाल किताब इज वन ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि वो कोई बाहर का नहीं है, वो पराशर का ही है, लेकिन उसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके कई कारण हैं, अगर हम उन कारणों में जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, पर मोटा मोटा ये समझ लें कि कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी यानी कि हमारे वैदिक ज्योतिष के जो उपाय हैं वो हमने वेदों से लिए हैं और उसमें यज्ञ, हवन, रत्न, पूजा पाठ, इन चीज़ों का, अनुष्ठानों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा यूज़ किया है। लाल किताब के उपाय जो हैं वो पंजाब के दुआबा प्रांत यानी कि जहाँ पर अभी लाहौर है, उस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता था, जो राइटर था, वो वहाँ से स्टार्ट हुई। तो आसपास का जो कल्चर था
उस कल्चर में इन चीज़ों का उपयोग कम होता था, तो डेफिनेटली उसमें भी इस तरह के उपाय हैं, लेकिन कल्चर में नहीं होने के कारण वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए, और जो चीज़ें कल्चर में थी वो थोड़ी जल्दी और ज़्यादा फेमस हो गई। पर फिर भी मोटा मोटा फ़र्क ये है कि लाल किताब में यज्ञ, हवन, रत्न, पूजा पाठ, अनुष्ठान का उपयोग कम होता है, नेचर से एसोसिएट होते हैं, जैसे कि नदी में कोयला बहाना या तांबे का सिक्का बहाना या एल्यूमिनियम बहाना या सूर्य को जल देना, सुबह उठ के गुड़ खाना, इस तरह के उपाय जो नेचर से जुड़े और खुद करने के होते हैं। इसमें हमें किसी पंडित की या किसी पुजारी की, किसी आउटसाइडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तरह तरह की बातें हैं, अगर ये विज्ञान है तो आज तक हमारा इस पर विश्वास क्यों नहीं बन पाया है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि साइंस जो है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, ये 5000 वर्ष से भी पुराना है भारत में, और पुरानी सारी सभ्यताएं नष्ट हो चुकी है, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है वो 5000 साल से अभी कंटिन्यू है। बट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ऑल द लिटरेचर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय देम एंड सम ऑफ द पार्ट इज अवेलेबल, सम ऑफ द पार्ट इज मिसिंग। तो जब किसी भी किताब का या किसी भी साइंस का, किसी भी थ्योरी का कुछ हिस्सा होगा और कुछ हिस्सा मिसिंग होगा, तो लोग क्या करेंगे, उस मिसिंग हिस्से को अपने मन से क्रिएट करने की या फिल करने की कोशिश करेंगे। अब पराशर जो है, पराशर शास्त्र 5000 साल पुराना था। इट वॉज डिस्ट्रॉयड मे बी ड्यूरिंग द मुगल टाइम, and after that what we have, some part of it and some part is missing. When some part is missing, people tried to interpret it in their own way. 10 लोगों ने अलग अलग 10 तरीके से पराशर शास्त्र की व्याख्या कर दी, और जब हम 10 अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम किसको सही माने और किसको गलत माने, एक्चुअल पराशर ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। तो जितना पार्ट हमें एज इट इज मिला वो तो ठीक है, लेकिन जितना पार्ट लोगों ने अपने मन से ऐड किया वो डाउटफुल है। और इसी कारण से, और आफ्टर मुगल पीरियड अगेन वी हैड अ स्लेवरी ऑफ 200 इयर्स, ब्रिटिशर्स दे हैड नो इंटरेस्ट, उन्हें इससे मतलब नहीं था कि वो हमारी मॉन्यूमेंट्स को या हमारे स्कल्पचर को या हमारी पुरानी जो है ग्रंथों को वो प्रोटेक्ट करें। तो इस कारण से कुछ, जब कोई चीज़ का कुछ पार्ट होता है सामने और कुछ नहीं होता है, तो वो डाउटफुल ही होता है। बिल्कुल अमित सर, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ज्योतिष वाकई बहुत ज़्यादा वास्ट है। लेकिन उससे रिलेटेड एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है, वो आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या और विषयों की तरह ज्योतिष को भी आम इंसान को पढ़ाना, जानना और समझाना चाहिए, और इसे अन्य विषयों की तरह स्कूल, कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम जो सब्जेक्ट्स उनके काम के थे, ब्रिटिशर्स के काम के, उन्होंने उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम में लागू कर दिया, और जो चीज़ें उनके काम की नहीं थी उसको उन्होंने हटा दिया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी कंटिन्यूड ऑल द थिंग्स गिवन बाय ब्रिटिशर्स। हमने वही सिस्टम को एजुकेशन में और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी कंटिन्यू कर लिया, लेकिन हमने उसको इम्प्रोवाइज नहीं किया कि हमारी कुछ पुरानी चीज़ें जैसे आयुर्वेदा, योग, एस्ट्रोलॉजी जो हमारा अपना था, हम चाहते तो आफ्टर ब्रिटिशर्स हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस चीज़ को इम्प्रोवाइज कर सकते थे, लेकिन हमने अभी तक नहीं किया, और इसी कारण लोगों का पूरी तरह से इस पे विश्वास नहीं बन पाता है। बिकॉज इफ देयर इज समवन अ डॉक्टर, तो हमारे पास एटलीस्ट कोई आधार तो है कि डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री जरूरी है। इफ somebody claims I am an engineer, there is some proof कि इसके पास बीटेक की डिग्री है, हम मान सकते हैं, गवर्नमेंट या किसी भी संस्था से वो अप्रूव्ड है। बट फॉर एस्ट्रोलॉजी देयर इज नो ऑथेंटिकेशन। सो आई थिंक इसको एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए और ऑथेंटिकेशन मिलना चाहिए, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं उनको एप्रिसिएशन मिले, एंड द पीपल हु आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली दे विल इजीली मूव्ड आउट। फिलहाल जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आपने इतनी सारी बातें बताई कि भाई ये एक संपूर्ण विज्ञान है, गणितीय विज्ञान है, लेकिन ये बताइए आज भी काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है जिनका विश्वास एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिष पर बन ही नहीं पाता। क्यों? देखिए, लोगों का विश्वास तो भगवान पे भी नहीं है, वो बोलते हैं हमने देखा नहीं है। अब देखा तो हमने बहुत सी चीज़ों को नहीं है ना। वायर में करंट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ने देखा नहीं है पर उसका असर है।
वो असर महसूस किया जा सकता है। आप एक बार करंट के तार को पकड़ें तो आपको महसूस होगा कि उसमें करंट है, ठीक है। हवा हमें दिखती नहीं है पर हमें महसूस होती है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो दिखती नहीं है लेकिन उनका इफेक्ट है और हम उन्हें उनके इफेक्ट के आधार पर स्वीकार करते हैं, नकार नहीं सकते। बिल्कुल अमित सर। और अब आपने जो प्रश्न किया कि लोगों का विश्वास क्यों नहीं बन पाता है, तो इसके विश्वास ना बनने का एक मैंने शुरुआत में आपको रेफरेंस दिया था कि एस्ट्रोलॉजी 5000 ईयर ओल्ड साइंस है। टाइम के साथ साथ उसका बहुत सारा लिटरेचर जो है डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म हो गया। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ इंडिया वाज डिस्ट्रॉयड। तो उसके उसी दौरान जो है एस्ट्रोलॉजी का लिटरेचर खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या अब बहुत कम पार्ट बचा है। जिन लोगों के पास आया उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या की, उस व्याख्या को पढ़ के कुछ लोग पूरी तरह से उसको समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। अब कोई व्यक्ति जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसके पास ये जानने का सोर्स तो है नहीं कि ये एस्ट्रोलॉजर कितना परफेक्ट है और कितना कम है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की किस्मत पे ये चीज़ डिपेंड करेगी। अगर उसे सही एस्ट्रोलॉजर मिल गया, उसे लाभ हो गया, उसका नुकसान नहीं हुआ, तो उसका विश्वास बन जाता है। गलती से उसको गलत एस्ट्रोलॉजर मिल गया, मतलब इम्परफेक्ट पर्सन मिल गया, हु इज नॉट एबल टू डू द थिंग्स प्रॉपरली एज ही सेज, तो अपने आप जो व्यक्ति है उसका विश्वास धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी पर से उठ जाएगा। बट साइंस इज नॉट रॉन्ग, साइंस अपनी जगह सही है। अगर कोई डॉक्टर गलत इलाज कर दे, इट डजंट मीन दैट मेडिकल साइंस इज रॉन्ग, इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन मेड अ मिस्टेक। तो एस्ट्रोलॉजर गलती कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, साइंस अपनी जगह परफेक्ट है और सही है। जब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, और इससे संबंधित ना जाने कितने सारे सवाल हम सभी के जहन में आए दिन उठते रहते हैं। और उनमें से सबसे अहम सवाल जो अक्सर हमारे जहन में उठता है अमित सर, वो ये होता है कि वक्री ग्रह क्या होते हैं। कई बार मैंने भी पढ़ा है, प्रश्न लोगों ने भेजा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। क्या आप कभी ट्रेन में बैठे हो? जी। जब ट्रेन आगे भागती है तो आपने देखा हमारे राइट लेफ्ट में सड़क पे चलने वाली कोई गाड़ियां हो तो वो हमें पीछे जाती हुई नजर आती है। हाँ बिल्कुल। क्या वो असल में पीछे जा रही होती है? नहीं, फिर वो आगे जा रही होती है। फिर वो हमें पीछे जाती हुई क्यों दिखती है? क्योंकि रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन इज फास्टर देन द रिलेटिव स्पीड ऑफ दैट कार और अनदर व्हीकल। जब उसकी रिलेटिव स्पीड हमसे कम होती है तो वो हमें पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। अगर उसकी रिलेटिव स्पीड हमसे ज़्यादा होगी तो उसमें जो व्यक्ति बैठा है उसको हमारी गाड़ी पीछे जाती हुई प्रतीत होगी जी। तो ऐसे ही जब धरती की लेंथ में जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते करते आ जाता है और उसकी रिलेटिव स्पीड धरती की रिलेटिव स्पीड से कम हो तो वो पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है। बट एक्चुअली वो पीछे नहीं जा रहा है, धरती भी आगे जा रही है, वो ग्रह भी, क्योंकि पाथ इज फिक्स्ड, स्पीड इज फिक्स्ड, इवन द 23 डिग्री टिल्ट इज ऑल्सो फिक्स्ड। सूर्य की जो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं वो पूरे गोल नहीं है, वो 23 डिग्री झुकी हुई परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनका टिल्ट इज फिक्स्ड, path is fixed, speed is fixed. Then how do they become वक्री, retrograde? In this way कि जब वो सूर्य के पास होते हैं तो उनका जो टर्न होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो स्पीड ज़्यादा, उस समय स्पीड ज़्यादा मिलती है। तो उस समय जो है धरती अगर पास में है तो टर्न छोटा होने के कारण जो है उसकी स्पीड ज़्यादा लगेगी, बाद में जब टर्न बड़ा होगा तो वही स्पीड कम लगेगी। तो इस कारण से, या इसे कुंडली के आधार पे समझे, अगर इसको ऐसे, क्योंकि बिना एक वीडियो के ये समझना मुश्किल है कि धरती और मंगल और बुध किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं और फिर उसकी रिलेटिव स्पीड किस तरह से कम होगी, धरती की रिलेटिव स्पीड किस तरह से ज़्यादा होगी और वो किस तरह से वक्री होगा। इसको ऐसे समझे कि कुंडली में सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं नेचुरली, तो बुध और शुक्र, बुध 27 डिग्री से ज्यादा दूर सूर्य से नहीं जा सकता और शुक्र 47 डिग्री से ज्यादा दूर सूर्य से नहीं जा सकता। जब वो 27 डिग्री चला जाता है तो वो वक्री हो जाता है, बिकॉज बुध हैज टू रिमेन इन द लिमिट। शुक्र जब 47 डिग्री से ज्यादा आगे निकल जाता है तो वो वक्री हो जाता है, टू कवर द हार्मोनी विथ सन एंड मर्क्यूरी। ऐसे ही
मंगल, गुरु और शनि ये जब सूर्य से 5वें हो जाते हैं तब ये वक्री होना शुरू हो जाते हैं। 6ठे 7वें पर भी ये वक्री होते हैं, या ऐसे समझे कि ये 180 डिग्री पर जो है ये वक्री होना शुरू हो जाते हैं और टिल 240 डिग्री ये वक्री रहते हैं, बाद में फिर से मार्गी हो जाते हैं। और इसी की अपोजिट कंडीशन होती है अतिचारी होना। मतलब अगर धरती की रिलेटिव स्पीड कम हो जाए और उसके पास से गुजरने वाले ग्रह की रिलेटिव स्पीड उस समय ज़्यादा हो तो वो अतिचारी हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वो फास्ट मूविंग है। और इसीलिए चंद्रमा और सूर्य कभी वक्री नहीं होते हैं। क्यों? हम सूर्य पे बैठ के अगर देखेंगे तो कोई भी ग्रह कभी वक्री नहीं होगा, क्योंकि वो तो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं सारे। चंद्रमा धरती की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए चंद्रमा भी कभी वक्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको एक ग्राफ के जरिए ऐसा समझे कि कोई एक पोल है और उसके आसपास एक घुड़सवार चक्कर काट रहा है, उसके पास में एक और घुड़सवार है, वो भी उस पोल के चक्कर काट रहा है, तो जिस घुड़सवार की स्पीड कम होगी और जिसकी दूसरे वाले की ज्यादा होगी, तो जो ज्यादा स्पीड वाला है उसको दूसरा वाला पीछे जाता हुआ लगेगा, पर वो पीछे जा नहीं रहा है, वो एक्चुअल वक्री नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन, आप इसको दृष्टि भ्रम कह सकते हैं। यहाँ पे जब आप वक्री ग्रहों के बारे में हमें बता रहे हैं, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्या अगर कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो हम ये मान लेंगे वो अशुभ फल ही हमें देने वाला है? नहीं नहीं, किसी भी ग्रह का शुभ और अशुभ होना उसके वक्री, मार्गी या अतिचारी होने पर डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी ग्रह का शुभ या अशुभ होना उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा, वो किस घर में है, किस राशि में है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि में बैठा है, वो कहाँ का मालिक है, और किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, वो किस नक्षत्र में है। इन सारी और भी कुछ बातें हैं जिनके आधार पे उसका शुभ या अशुभ होना तय होगा, न कि उसका वक्री या मार्गी होने से। बिल्कुल अमित सर, और यहाँ पे जब आपने अभी ग्रहों के बारे में हमें बताया कि वक्री होना किसे कहते हैं, जब उनमें से ही हम एक ग्रह के बारे में बात करते हैं जो है मंगल। अक्सर लोगों को लगता है कि मंगल जो है वो दंगल करता है, यानी कि अगर किसी जातक की कुंडली में वो मांगलिक हो जाता है, मतलब बाय बर्थ वो मांगलिक है या कुछ भी है, तो तमाम तरह के। बिल्कुल, हमारी वेबसाइट पे कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, मेरी पत्रिका में मंगल बताया है, मुझे मंगली कहा है, तो अब मैं क्या करूं, है ना। तो इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं, सही है, और कहीं ना कहीं विवाह से भी संबंधित होते हैं। ये विवाह से ही संबंध जोड़ा गया है, क्योंकि पराशर ने 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें घर में मंगल होने को मंगली दोष, या इसको कुछ दोष भी कहते हैं, और भी कुछ नाम है, तो इसे दोषपूर्ण बताया है। अब उसकी ये व्याख्या नहीं है कि इसका रीजन क्या है, बट ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मंगल की दृष्टि क्रूर है, और उसकी क्रूर दृष्टि के कारण इन घरों में बैठने पर मंगल की दृष्टि जो है हमेशा पत्नी के भाव पे होगी, सप्तम भाव पे होगी। जैसे देखिए, 12वें घर में बैठेगा तो 8वीं दृष्टि होगी सप्तम भाव पे, यानी पत्नी के घर पे या पति के घर पे। लग्न में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि सीधी पत्नी भाव पे होगी। चौथे घर में बैठेगा तो चौथी दृष्टि से जो है पत्नी या पति के भाव को, सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव में वो खुद बैठ जाए तो वो अपने आप में क्रूर तो है ही, साथ में 8वां घर जो है वो स्वयं की आयु का भी होता है, मतलब उसको मृत्यु स्थान या आयु स्थान भी बोलते हैं, लेकिन वो विधवा होने या विधुर होने के योग को भी बताता है, तो वहां पर मंगल होना भी अपने आप में खराब है। तो इस कारण से शायद उसकी क्रूर दृष्टि के कारण पराशर ने जो है इसे एक दोषपूर्ण माना है। लेकिन अब मंगल कितना, उसकी दृष्टि कितनी क्रूर है, मतलब मंगल पत्रिका में अच्छा है या बुरा। लाल किताब ने तो मंगल को 2 तरह के नाम दिए हुए हैं, मंगल नेक और मंगल बद। भारतीय ज्योतिष या कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में भी मंगल के कई अलग अलग जो है डेफिनेशंस हैं, पर मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि खाली मंगली होने से कोई समस्या नहीं है। मंगल ओरिजिनल पत्रिका में मंगली आ रहा है या चंद्रमा की चंद्र कुंडली के कारण के अनुसार मंगली है, या नवमांश में है, या तीनों में है, ये भी देखना पड़ेगा। मंगल कहाँ बैठा है, 12वें घर में बैठा है या लग्न में है या चौथे घर में, वो भी देखना पड़ेगा। तो इस कारण मंगली जो है हमेशा अशुभ नहीं होता है, क्योंकि मंगल का तो नाम ही मंगल है, मंगल मतलब शुभ, पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से उतना डरने की जरूरत नहीं है। बाकी हर स्पेसिफिक पत्रिका के आधार पे उसमें किस हद तक प्रॉब्लम है पत्रिका में, ये देखना पड़ेगा।
दर्शकों, आप देख सकते हैं कितने सारे कॉलर्स हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं। क्योंकि वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। अगर ऐसा ही आप भी करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कॉल लगेगी या नहीं लगेगी, तो भाई बताने का तो कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर अमित सर से बात भी कर पाएंगे और साथ ही साथ जो भी आपकी परेशानियाँ हैं उन सभी परेशानियों का निदान भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको इतने सरल उपाय बता रहे हैं और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट भी बता रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम तक उपाय करने हैं। तो चलिए जल्दी से कॉल कीजिए और जानिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले कॉलर से। मोहम्मद खान जी हैं इलाहाबाद से। स्वागत है आपका, बताइएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1978। 31 अगस्त 1978। टाइम बताइएगा। मॉर्निंग के 9:10 मॉर्निंग 9:10 AM। और बर्थ प्लेस क्या है आपकी? बर्थ प्लेस इलाहाबाद ही है। इलाहाबाद। क्या सवाल है आपका? पंडित जी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान है। आप कहिए कि मैं आपका प्रोग्राम देख के मैं बहुत ज्यादा कई दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके मेरा कॉल लगा जी। मेरे हाथ से जैसे समय रेत की तरह चलता है, उसी तरीके से मेरा समय मेरे हाथ से चला गया। मैं हर कोशिश में कहीं भी कुछ भी करता हूँ, वो जगह मिट्टी हो जाती है। मैं किसी चीज की कामना करता हूँ कि ये तो बट नेचुरल होना ही होना है, लेकिन मैं अगर उसकी जगह हाथ रखता हूँ तो उसके हाथ से फिसल जाती है। बताइएगा इनकी कुंडली क्या कहती है? आप क्या चाहते हैं? पंडित जी, बस ये चाहता हूँ कि मैं अगर मेहनत करूँ तो मुझको उसका फल मिले, बस ये इच्छा है। अच्छा, मेहनत मैंने इतनी की, लेकिन मुझे मेरे फल की, मेरी कामना की इच्छा के हिसाब से कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं बिल्कुल जीरो होता चला जा रहा हूँ। आप उपाय लिख लीजिए, 2 से 3 महीने उपाय कीजिए, उसके बाद आई एम श्योर कि आप मुझे कॉल करके बोलेंगे कि अब मेरी लाइफ में कोई समस्या नहीं है, आई एम हैप्पी। आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको जीवन में ध्यान रखना है, आपको शराब, मांस और व्याभिचार से बिल्कुल दूर रहना है जी। हर तरीके से। ये आपको मतलब आजीवन शराब, मांस और व्याभिचार से हमेशा बचना है आपको आपकी लाइफ में। दूसरा उपाय लिखो, आप जब भी धर्म स्थान पे जाते हो, किसी भी धर्म स्थान पे, चप्पल पहन के या जूता पहन के वहां ना जाएं, घर से नंगे पैर जाएं। ये बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल घर पे उतार के जाना है आपको। अगर ऐसा हो कि मैं वहां से कहीं और भी जाना चाहता हूं, तो भी आप घर पे जूता चप्पल उतार के नंगे पैर जाएं, वापस आने के बाद जूते चप्पल पहना करें, ठीक है। और जब भी आप जाएं तो सर झुका के बिल्कुल सच्चे मन से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। जैसे जैसे आप प्रतिदिन नंगे पैर जाकर और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना शुरू करेंगे, आप देखिए 40-45 दिन के अंदर आपकी धीरे धीरे समस्याएं जो है अपने आप हटने लगेगी और जीवन में जो है आनंद आ जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ लिखिए, आप जब भी आप बीमारियों से भी ग्रस्त हैं क्या? नहीं, बीमारियों से तो ग्रस्त नहीं हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आप फिर भी एक उपाय लिख लीजिए, ये आपको शारीरिक मानसिक व्याधियों से बचाएगा। जब भी आप किसी भी तरह की समस्या महसूस करें जीवन में, कोई भी शारीरिक मानसिक कष्ट, तो ज्वार होती है ना, सफेद ज्वार, सफेद ज्वार होती है, ज्वार अनाज, सफेद अनाज समझते हैं ना? हाँ, तो धर्म स्थान पे जब भी आप जाया करें तो वहां बाहर जो गरीब लोग बैठे होते हैं उनको सफेद ज्वार दान कर दिया करें। अच्छा जी। बस ये 3-4 बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। आप फिर से सुन लीजिए एक बार। आपको धर्म स्थान पे जब भी जाना है नंगे पैर जाना है। धर्म स्थान पे आप थोड़ी सी ज्वार ले जाया करें, रोज जरूरी नहीं है, 5, 10, 15 दिन में जब भी आप चाहें रेगुलर ज्वार ले जाए और वहाँ बाहर बैठे गरीब आदमी को दे दें। उसके अलावा मैंने आपको बोला सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लाइफ में जो ध्यान रखने की है, शराब मांस व्याभिचार से दूर रहें। और कोई समस्या है तो बताएं। कामकाज की समस्या का तो इस एक ही उपाय से समाधान हो जाएगा। चलिए, उपाय आपने सुन लिए हैं, कुछ कह रहे हैं आप? भाई इसी से मेरी ग्रस्त जीवन बस गवा न जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। वो परेशान इसलिए हैं कि मेरे हिसाब से आप शराब मांस व्याभिचार में डूबे हुए हैं, ठीक है।
तो ये सबसे पहले तो इससे निजात पाएं। जिस दिन आपने इससे छुटकारा पा लिया, उसके बाद आपको ये बाकी 2-3 छोटे छोटे जो उपाय दिए हैं, आपको 40-45 दिन आप करके देखो। नंगे पैर धर्म स्थान पे जाओ, सिर झुकाओ और सच्चे मन से क्षमा याचना करो। बिल्कुल हमारे माइंड से, हमारी आत्मा से जो है वो जो भी प्रार्थना निकलती है वो होठों से नहीं, वो मन से निकलती है, अंतरात्मा से। बिल्कुल सच्चे मन से माफ़ी मांगना शुरू करें, लेकिन उसके पहले शराब मांस व्यभिचार को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अगर आप वो जारी रख के जाएंगे और उपाय करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा जीवन में। जी अमित सर, और यहाँ पे आपने सुन लिया है कि आपको क्या कुछ खास करना है। दर्शकों भाई, ये सारी बातें तो आप सभी पर भी लागू होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम उपाय लेकर आते हैं, हम किसी से अपनी कुंडली के बारे में जानते हैं, तो उसके बाद हम यही कहते हैं कि उपाय तो कर लिया लेकिन असर नहीं हुआ। क्यों असर नहीं हुआ? कभी अपने आप से पूछने की कोशिश की है? शायद उसका रीज़न कहीं ना कहीं हम स्वयं भी होते हैं। बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि भाई कर्मों पर ध्यान दीजिए। जब तक कर्म आपके सही नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, आपको उपाय नहीं फलेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ही कर्म की है। कर्म कहें या परहेज कहें, हमारे कामों में जो हमें परहेज करना है, जिन चीज़ों से बचना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो है वो इफ़ेक्ट, जैसे हम कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में कम है और हम कैल्शियम खा रहे हैं, तो कितना ही कैल्शियम खा लें, वो कभी भी बॉडी में बोन्स को लगता ही नहीं है, जब तक कि हम विटामिन डी उसके साथ नहीं लेते हैं। तो ठीक है, तो वो हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो जब तक सही नहीं होंगे, हमें किसी उपाय का कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट कर्म होता है। कई लोगों को देखिए, वो उपाय नहीं करते लेकिन उनके कर्मों में जो है वो सच्चाई है। दे आर ट्रूली डूइंग देयर वर्क और दे आर गेटिंग बेनिफिटेड विदाउट डूइंग एनी उपाय। ठीक है, ये तो एक सपोर्ट है। जैसे समझे कि कोई अगर बहुत अच्छा पहलवान बीमार पड़ा है और हमने उसको दवाई दी, वो ठीक हो गया, तो वो एक वापस से अच्छा पहलवान बन सकता है। ठीक है ना, लेकिन खाली दवाई देने से कोई आदमी पहलवान नहीं बन सकता है। उपाय तो एक मैंने बताया ना कि जैसे गर्मी लग रही है और हमने एसी चला लिया, तो हमने कुछ समय के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन इससे सब कुछ नहीं होगा। अब उसके आगे का भी तो स्टेप है। उसके आगे की स्टेप है कर्म करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। वो सोचते हैं कि अरे मैंने हवन करा लिया, अब मैं करोड़पति होने ही वाला हूँ बस 5 साल में या 4 साल में, या मैं हर साल कराता हूँ, साल में 4 बार कराता हूँ। तो 40 बार भी करा लो, कुछ भी नहीं होगा। कर्म भी तो करना पड़ेगा उसके बाद। जैसे उपाय जो है, पत्रिका जो है आपको फेवरेबल कंडीशंस बताती है या उपाय फेवरेबल कंडीशंस लाते हैं। ठीक है, अब आज बारिश शुरू हुई, बारिश शुरू होना फसल बोने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल टाइम है। अब इस समय हमको फसल उगाने के लिए बीज बोना पड़ेंगे, पर खाली बारिश हो रही है तो उससे फसल थोड़ी हो जाएगी। तो कर्म का अपना इंपॉर्टेंस है, फेवरेबल कंडीशंस का अपना इंपॉर्टेंस है, पर खाली फेवरेबल कंडीशन होने से जीवन में कुछ नहीं मिल जाता है। उसके साथ कर्म भी कंटिन्यूटी में वैसे ही जारी रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, और यहाँ पे दर्शकों आप सभी ने समझ लिया है कि किस्मत होती ज़रूर है, लेकिन किस प्रकार से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत में 4 चांद लगा सकते हैं, ये आप ही के हाथ में है। और क्या करना है, सिर्फ अपने कर्मों को ठीक रखना है। और यही बात तो बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ ज्योतिष के हर एक पहलू पर हम नज़र डाल रहे हैं, क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं कि वास्तविक तौर पर ज्योतिष क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। जो अभी तक आप सुनते आए हैं शायद वो ज्योतिष नहीं था, लेकिन जो इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रैक्टिकली आपको बातें समझाई जा रही हैं, बताया जा रहा है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, तो इन सभी बातों को समझिए, इन सभी बातों पर अमल कीजिए। यकीनन जिंदगी आपको बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगी। ज्योतिष के बारे में जो भी आज हमने सारी बातें की, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये बातें, ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगी। नमस्कार।